नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का प्रयास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोगों की टेस्ट सीरीज बड़ी ही शानदार जारी होगी और आपकी तैयारी भी लगातार आपको उस लक्ष्य की ओर लेकर जा रही है जिसकी तमन्ना लेकर आप एक बड़े शहर की ओर आए थे। तो आज वनस्पति टॉपिक को लेकर आपका टेस्ट जो रहा भूगोल विषय को लेकर, उसी का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं साथियों। तो मैं शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहला जो सवाल था, जो 96 से शुरू है अपने सवाल है कि विश्व वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो विश्व वनस्पति विज्ञान जनक कहें या वानिकी विज्ञान का जनक कहें, ये दोनों ही आंसर आप लोगों के एक ही रहेंगे। और किसको कहेंगे साथियों वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ध्यान से याद रखना, विश्व में तो कहा जाता है आपके थियोफ्रेस्टस को। विश्व वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसको कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक पूछ रहा है, भारतीय वनस्पति विज्ञान, ठीक है, तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक जो है ना साथियों, वो किसको कहोगे आप, वो रहेंगे आपके विलियम रॉक्सबर्ग। कौन रहने वाले हैं, विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, और डेट्रिच ब्रेंडिस का सवाल क्या याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको आप कहोगे भारतीय वानिकी विज्ञान का जनक, वानिकी विज्ञान का जनक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, भारत के अंदर आपको दो नाम याद रखने, एक डेट्रिच ब्रेंडिस और एक विलियम रॉक्सबर्ग। ठीक है, डेट्रिच ब्रेंडिस का सवाल जो है वो रहेगा कि इनको भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहेंगे, और जो विलियम रॉक्सबर्ग हैं उनको आप लोग कहोगे भारत के अंदर वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रखना भाई। चलो साथियों, अगला सवाल, टुंड्रा प्रदेश, जो हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं उनको हम लोग टुंड्रा प्रदेश के रूप में जानेंगे। जैसे रूस का टुंड्रा प्रदेश है, कनाडा के अंदर टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है, यूरोप के उत्तरी भागों में। ठीक, भारत के अंदर भी अगर हम हिमालय के उच्च भागों में चलते हैं तो टुंड्रा वनस्पति जो है वो हमें देखने को मिलती है। विशेष रूप से मोस, लाइकेन, शैवाल जो वनस्पति है वो टुंड्रा प्रदेश से रिलेट करती है। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेशों में हिम के साथ, मतलब बर्फ के साथ अनुकूलित वनस्पति को क्या कहा जाता है। सिंपल सा सवाल था, आपको इसे आंसर देना है क्रायोफाइट। क्या कहना भाई, क्रायोफाइट। ठीक है, बाकी स्नोफाइट, स्नोवील या मोनोफाइट ये कोई वनस्पति इस प्रकार की नहीं होती है। बस इस नाम को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको ये नाम जो है वो यहाँ दिए गए थे। तो टुंड्रा प्रदेशों में हिम के साथ अनुकूलित वनस्पति को क्या कहेंगे साथियों, क्रायोफाइट कहा जाता है। ठीक है, अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वनों की विशेषताएं जो हैं साथियों, उनको बताना है आप लोगों को कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में है, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आप लोगों को आंसर देना था। ठीक है, सबसे पहला कूट पढ़ते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में इनका विस्तार होता है। बिल्कुल ठीक है, पहली लाइन जो है साथियों वो बिल्कुल सही है कि दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य, मतलब आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पे हमें उष्णाद्र वन अपन कह सकते हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आप लोग इसको कह सकते हैं, उनका विस्तार मिलता है। ये वन जैव विविधता की दृष्टि से क्या होते हैं साथियों, समृद्ध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमेजन वनों की बात करें, सेल्वास वनों की बात करें दक्षिण अमेरिका के अंदर, तो वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के वनों के अंतर्गत ही आते हैं। तो विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला जो वन क्षेत्र है वो अमेजन वन का विस्तार कहाँ है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आता है। ठीक, तो ये सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से क्या होते हैं साथियों, समृद्ध होते हैं। बिल्कुल ठीक है ये लाइन भी, कि जैव विविधता इनमें अधिक पाई जाती है। ये वन बहुमंजिला व छतरी नुमा होते हैं। देखो, बहुमंजिला और छतरी नुमा कहने का मतलब है साथियों कि इन वृक्षों की ऊंचाई जो है वो सामान्यतः ज्यादा होती है, और ये वन सघन रूप में पाए जाते हैं। साथ में पत्तियों का आकार इतना बड़ा होता है कि सूर्य के प्रकाश को धरातल पर नहीं आने देता। दिन के समय भी इन वनों के जंगलों में अंधेरा रहता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि ये वन कैसे होते हैं, छतरी नुमा होते हैं, क्योंकि पत्तियों का आकार क्या होता है साथियों, बड़ा होता है, छत्ते की तरह काम करती हैं। जिस प्रकार छत्ता हमें सूर्य की रोशनी या प्रकाश से बचाता है, उसी प्रकार से आपके ये जो वनों की पत्तियां हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरातल तक नहीं पहुंचने देती। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, छतरी नुमा वन इनको कहा जाता है। बहुमंजिला, ज्यादा ऊंचाई वृक्षों की होने के कारण बहुमंजिला भी कहते हैं। तो ये लाइन भी साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगी। फिर अगली विशेषता यहाँ पे कि आर्थिक दृष्टि से इन वनों का महत्व कम है।
आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल ये वन जो है इनका महत्व कम रहता है, लेकिन जैव विविधता और पर्यावरण की दृष्टि से इन वनों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो ये लाइन भी विद्यार्थियों यहाँ पे सही है। तो चारों लाइनें सही है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 जहां भी आपको मिल जाए बी ऑप्शन आ रहा है। तो यही साथियों आपके सवाल का जवाब रहेगा। अगला देखें, सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलने वाले वनों को क्या कहा जाता है? अच्छा देखो, 200 सेंटीमीटर से अधिक और साथ में आप कह सकते हो कि सर 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तो क्या होगा? तापमान। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होगी? वर्षा। जिन क्षेत्रों में होती है वहां जिन वनों का विस्तार मिलता है उनको अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या कहोगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी साथियों हम लोग कह सकते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर मैं बात कर लूं कि इन वनों में कौन कौन से वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हो बांस, रोजवुड, बैत, महोगनी, ताड़, नारियल, आबनूस, एबोनी। ठीक है, तो ये जो वृक्ष है सारे के सारे वो आपके किससे संबंधित है साथियों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित वृक्ष रहेंगे सारे के सारे। तो इनके नाम याद रखने, ये किस वनों के अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ऑप्शन ए जो है विद्यार्थियों वह आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। ठीक है, और 200 सेंटीमीटर से कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं वहां कौन से वन पाए जाते हैं? अर्ध सदाबहार वन मिलेंगे। कौन से वन मिलेंगे? अर्ध सदाबहार। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से याद रखना कि 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उनको अर्ध सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन मिलते हैं उन वनों में मिलने वाली जो लताएं होती है, मतलब बेल होती हैं, उन लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना कहते हैं, एबोनी कहते हैं, मोरिस कहते हैं, बेसिया कहते हैं, या अनुत्तरित पर्सन है? तो साथियों जो लताएं पाई जाती है उसे कहते हैं लियाना। और ये बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको विशेष रूप से ध्यान से याद रखना कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत मिलने वाली जो लताएं हैं उन लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। और अधिकांश जो लताएं हैं वो इन्हीं वृक्षों या इन्हीं वनों के अंतर्गत जो है साथियों वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। अगला देखो, मोंटाना घास या मोंटाना वनस्पति की बात हो रही है कि मोंटाना वनस्पति का विस्तार जो है वो विश्व के किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है? तो देखो, आल्पस पर्वत के पूर्वी ढाल, तो आल्पस पर्वत का संबंध है यूरोप से। रोकी पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका संबंधित है, उसके पूर्वी ढाल पर। तिब्बत पठारी प्रदेश में और एंडीज के पूर्वी ढाल पर। तो देखो साथियों, ये जो मोंटाना वनस्पति है ये हमें कहाँ मिलती है? एंडीज जो पर्वत श्रेणी है दक्षिण अमेरिका की, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होती है, इस एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर इन वनों का विस्तार जो है साथियों वो हमें देखने को मिलता है। तो मोंटाना वनस्पति एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित हो गई, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखना कि मोंटाना जो वनस्पति है वो कहां से संबंधित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर मिलने वाली जो वनस्पति है उसे मोंटाना के नाम से जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, देखो दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन या ब्राजील वन मिलते हैं, लेकिन जब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत जो वन मिलते हैं उन वनों की अगर मैं बात कर लूं तो उन वनों को क्या कहेंगे? उन्हें कहा जाता है साथियों सैलबास। तो दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर मिलने वाले जो वन हैं उनको सैलबास के नाम से जाना जाता है। ये भी आप थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, विश्व का फलो उद्यान किसे कहा जाता है? मतलब विश्व का वह क्षेत्र जहां फल सबसे ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं, फलोद्यान उसे कहा जाता है। फलों की खेती विशेष रूप से वहां पर की जाती है। तो जैसे बड़े पढ़ते हैं कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो रसदार खट्टे रसदार फलों का उत्पादन करने से संबंधित है। तो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है उसके आसपास सारा जो क्लाइमेट है वो इस प्रकार का है कि वहां रसदार फलों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कह सकते हैं? फलो उद्यान साथियों कह सकते हैं। तो भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विश्व का फलो उद्यान जो है साथियों कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, कृषि के प्रकारों की जब बात चलती है तब आपको ध्यान रखना कि कृषि का एक प्रकार भी होता है जिसे हम लोग भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भूमध्य सागरीय कृषि के दो स्वरूप होते हैं, एक ओरिएंटल और एक होता है ऑक्सीडेंटल। ओरिएंटल और एक होता है ऑक्सीडेंटल। ठीक है, ओरिएंटल की अगर मैं बात कर लूं
तो ये आदिम भूमध्य सागरीय कृषि का स्वरूप है जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। जबकि ऑक्सीडेंटल की अगर अपन बात कर लें तो भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों के अलावा विश्व के वे क्षेत्र जहां भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में की जाने वाली जो व्यापारिक स्तर की भूमध्य सागरीय कृषि है उसको ऑक्सीडेंटल के नाम से जानते हैं। इसे आधुनिक भूमध्य सागरीय कृषि भी साथियों कहा जाता है। ठीक, तो यहां पे आंसर आप लोगों का रहेगा डी ऑप्शन, फलोद्यान को लेकर। नेक्स्ट देखिए साथियों, अगला जो सवाल है कि विश्व का फलोद्यान के बाद यूएसए में कैलिफोर्निया के कम उपजाऊ भागों में चैपरल झाड़ियों का विकास हो जाता है। इन्हें चिली के अंदर दक्षिण अमेरिका में क्या कहा जाता है, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। कैलिफोर्निया की बात चल रही है, यूएसए में कैलिफोर्निया के कम उपजाऊ भागों में चैपरल की झाड़ियां पाई जाती हैं और इन्हें चिली के अंदर क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो चिली में साथियों, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, जहां पर इसे मेटोरल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, मेटोरल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अपन बात करें कि सेज कहां पे कहते हैं, बाथा कहां पे कहते हैं, फूफक कोई कहते हैं या नहीं कहते, तो ये बाकी के जो नाम है इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे अगर मैं सेज की बात कर लूं तो सेज नाम इनका कहां होता है, कैलिफोर्निया में होता है। तो कैलिफोर्निया के अंदर इन झाड़ियों को सेज कहा जाता है, जबकि बाथा कहा जाता है यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप में क्या कहा जाता है, बाथा के नाम से जानेंगे, तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। और चिली के अंदर इनको क्या कहा जाता है, मेटोरल। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके सवाल का जवाब रहेगा। और बाकी दोनों नाम भी याद रखने कि कैलिफोर्निया में क्या कहते हैं तो सेज, और यूरोप में क्या कहा जाता है तो बाथा कहेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का क्षेत्र नहीं है। देखो, विश्व की अगर बात करते हैं साथियों तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हमें 3 प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, वर्षा वन क्षेत्र, वर्षा वन क्षेत्र। थोड़ा सा आप विश्व के मानचित्र को अपने माइंड में सेट करो और ये ध्यान रखो कि भाई ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है 0 डिग्री अक्षांश का। अब इसमें हम सबसे पश्चिम की ओर आते हैं तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है साथियों, उसका जो विस्तार है वो यहाँ पर अपने को मिलेगा। तो उस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर यहाँ अमेजन वनों का विस्तार मिलता है। कौन से वनों का, अमेजन वनों का। उसके बाद आप अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आ जाओगे और अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ पे भी आपको इन वनों का विस्तार मिलता है कांगो बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, फिर आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आ जाते हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो आपके कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम वाला जो क्षेत्र है, वहां पे हमें इन वनों का जो है साथियों वो विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से इन वनों का जो विस्तार है, इन वनों का जो विस्तार है साथियों वो आपको बता देना है कहां पे, ये स्थिति, ये अपना भारत रहेगा, इंडिया। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो विस्तार है वो यहाँ पे भाई भूमध्य रेखा के पास। ठीक, तो इन दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र, उसके बाद आपके अफ्रीका में कांगो बेसिन का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया, नीचे ये जो भाग आ रहा है वो मान लो इंडोनेशिया। ठीक है, ये किसका पार्ट होगा साथियों, इंडोनेशिया का। और यहां दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर मैं बात कर लूं तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आप जैसे थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड के बाद आपके वियतनाम, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। ठीक है, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश रहेंगे बेटा। तो यहाँ पे जो वन मिलते हैं वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है। तो अपन दक्षिणी पूर्वी एशिया सिंपल एक शब्द कह सकते हैं इन सभी के लिए, और कांगो बेसिन का नाम ले सकते हैं और अमेजन वनों का नाम ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो है उसका क्या कहोगे, कांगो बेसिन, और उसके बाद आपका अगला है अमेजन बेसिन। ठीक, अमेजन बेसिन। तो ये विश्व के 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो अमेजन बेसिन आपको लिखा हुआ मिल रहा है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र मिल रहा है, कांगो बेसिन का क्षेत्र मिल रहा है, लेकिन ये एक ऑप्शन आ रहा है हांगो बेसिन। हांगो बेसिन का जो विस्तार है वो चीन के अंतर्गत आता है, और हांगो नदी जो है ये जो आपके गोबी का मरुस्थल है, या अपन ये कहें कि भाई मंगोलिया और चीन की सीमा पर स्थित जो गोबी मरुस्थल है उसके दक्षिणी भाग से होकर बहने वाली एक नदी है जिसे हांगो नदी के नाम से जानते हैं। चीन के लोएस मैदानों से होकर ये नदी जो है वो प्रवाहित होती है, और लोएस मैदानों की मिट्टी का रंग पीला भी होता है।
इस कारण इस नदी के जल का रंग कैसा हो जाता है, पीला, और इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर में जहां ये गिरती है वहां पीले सागर का निर्माण भी करती है। तो हांगो बेसिन जो है वो यहाँ पे आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, जब अपन ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है उसका विस्तार हमें मिल सकता है। चलो अगली बात, निम्न में से कौन सा या कौन से वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में शामिल हैं? आर्द्र पर्णपाती, देखो साथियों, जब बात आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को लेकर, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आप तो एक चीज ध्यान रखना, एक तो इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन, इन्हीं को हम लोग पतझड़ वन भी कहते हैं, पतझड़ वन। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, इन वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र होते हैं जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है, और वर्षा की मात्रा के आधार पर इन वनों को दो भागों में साथियों डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं आपके शुष्क पर्णपाती वन, दूसरे होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, अब शुष्क पर्णपाती वन जो है वो बेसिकली 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां हमें देखने को मिलते हैं, जबकि आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिर शुष्क पर्णपाती वन बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सरवुड, ये जो वृक्ष हैं वो शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं, जबकि आर्द्र पर्णपाती वनों में सागवान, साल, शीशम, सेमल, चंदन, महुआ, हुर्रा, कुसुम, ये जो वृक्ष है वो आपके किस श्रेणी में आते हैं, तो आर्द्र पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बताना था कि आर्द्र पर्णपाती वन बताने, तो आर्द्र पर्णपाती वनों में देखो सागवान भी आ गया, चंदन भी आता है, कुसुम भी आता है, महुआ भी आता है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 मतलब उपरोक्त सभी जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 साथियों, ये आपके सवाल का जवाब रहेगा। अगला, विश्व में लाल चंदन, वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, पुष्पा, है ना, झुकेगा नहीं, तो वैसी कहानी ये है भाई, वो लाल चंदन वाली कहानी है कि लाल चंदन वनों के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का साथियों एक स्थान होता है जिसे शेषाचलम के नाम से जानते हैं, ध्यान से याद रखना, आंध्र प्रदेश का शेषाचलम क्षेत्र है जो लाल चंदन के लिए बिल्कुल जो पूरे विश्व के अंदर ये एक प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ठीक, तो ध्यान से इसको यार नाम याद रखना, शेषाचलम। विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन सा है, विश्व का वह देश जहां सबसे ज्यादा वन क्षेत्रों का विस्तार मिलता है, जैसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा वनों का विस्तार किस राज्य में मिलता है, तो वो आपके मध्य प्रदेश। उसी प्रकार विश्व में अगर देश की बात की जाती है तो विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो देश है साथियों कौन सा रहता है, रूस। निम्न में से किसे रूम सागरीय वनस्पति कहा जाता है, देखो ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष को लेकर बात कर रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई रूम सागरीय वनस्पति किसको कहा जाता है, तो जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास की जो वनस्पति होती है उसे ही साथियों रूम सागरीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखो भूमध्य सागरीय, ये ध्यान रखना है, भूमध्य रेखीय मत कर देना क्योंकि इतनी ही गड़बड़ होती है साथियों एग्जाम के अंदर, भूमध्य सागरीय की जगह भूमध्य रेखीय याद आ जाता है। ठीक, तो ध्यान से याद रखना, भूमध्य सागरीय वनस्पति को क्या कहते हैं, रूम सागरीय वनस्पति के नाम से जाना जाता है। कनाडा के जो टेगा वन होते हैं उन टेगा वनों में लकड़ी काटने का काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है साथियों लंबरजैक। क्या कहते हैं, लंबरजैक। अबोर्जिन्स क्या होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासी होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया कहें तो ज्यादा बढ़िया है, ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप। ठीक, वहां ऑस्ट्रेलिया देश के मूल जो निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है, अबोर्जिन्स कहा जाता है। रेड इंडियन क्या है, रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं, दक्षिण अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं उनको साथियों क्या कहा जाता है, तो उनको हम रेड इंडियन कहेंगे। ठीक है, जोकारू क्या होते हैं, जोकारू आप कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो भेड़ पालन केंद्र होते हैं, भेड़ पालन केंद्र, उन भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं ना विद्यार्थियों, उन श्रमिकों को क्या कहा जाता है, जोकारू के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होगा कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो डाउन्स कहलाते हैं, उन डाउन्स घास के मैदानों में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, और
ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे ज्यादा मेरिनो भेड़ रखता है, इसी कारण वहां ऊन का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। मेरिनो नस्ल जो है इसका मूल स्थान माना जाता है स्पेन को, ये भी ध्यान से याद रखना। और ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल होती है मेरिनो। तो मेरिनो भेड़ का पालन करने वाले जो श्रमिक हैं या ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये जोकारू शब्द पर्टिकुलर किस महाद्वीप या देश से जुड़ा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, ध्यान से याद रखना। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है विद्यार्थी उसकी ओर बढ़ते हैं। पिरामिड नुमा जो वृक्ष होते हैं ये किन वृक्षों की विशेषता है? मतलब कौन से वन ऐसे हैं जहां पे पिरामिड नुमा आकृति के अंदर हमें वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, टुंड्रा प्रदेश के वन है, भूमध्य रेखीय है या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो यहाँ पे विद्यार्थियों शीतोष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, ठीक, वो आपके किस प्रकार के वनों की श्रेणी में आते हैं? पिरामिड नुमा वृक्षों की श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे। तो ऑप्शन ए जो है विद्यार्थियों वो आपके इस सवाल का जवाब रहेगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या, तो ये पॉलिटी वाले सर आप लोगों को करवा देंगे। और अपना जो सवाल था भूगोल विषय को लेकर वो यहीं तक थे। तो साथियों आप जो मेहनत कर रहे हो लगातार अपनी मेहनत को नियमित रूप से जारी रखना। बहुत जल्दी आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जिसका सपना लेकर आप एक बड़े शहर की ओर आए थे। और सबसे जरूरी बात साथियों, अभ्यास बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और आप एक युद्ध में ही शामिल हो रहे हो क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा का रण वर्तमान में इतना बड़ा चक्रव्यूह बन चुका है कि हर कोई इसे भेद नहीं पाता है। तो आप लोग अपने अभ्यास को नियमित रूप से जारी रखें। जितना अच्छा आप लोगों का अभ्यास होगा उतनी ही सफलता के आप लोग लगातार नजदीक पहुंचते हुए चले जाएंगे। धन्यवाद। अगले टेस्ट के अंदर नए सवालों के साथ हम लोग एक नए सॉल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे। राम राम।